हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये बुक कंप्लीट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करके आप लोग क्लासेस अटेम्प्ट किया करें। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 300 स्टार्ट करने वाली हूँ आज की क्लासेस में। आपके 599 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। और टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र होते हैं? सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेम वही क्वेश्चन है, भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। सांस्कृतिक केंद्र से रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं, 1 मिनट के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्रीय। पश्चिमी क्षेत्रीय आ जाएगा हमारा उदयपुर, राजस्थान। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी? गोलकुंडा में दक्षिणी शैली फैली थी। गोलकुंडा में है ना, लाइक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये दक्षिणी शैली का पार्ट है जो 1600 टू 1900 तक चला। 1900 BC, 16 टू 19। डिस्क्रिप्शन है गोलकुंडा का, दक्षिणी शैली का प्रमुख केंद्र बीजापुर था, लेकिन इसका विस्तार गोलकुंडा और अहमदनगर में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन इस शैली में मुख्य रूप से किया गया। बीजापुर के आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह इस शैली के महान संरक्षक थे। बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिणी शैली के पार्ट हैं। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? बीजापुर दक्षिणी शैली की उपशैली है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा 3 है। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा उपशैली है। गोलकुंडा किसकी उपशैली है? दक्षिणी शैली की। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र नर्तक है। डिस्क्रिप्शन है नर्तक का, नर्तकिया दक्षिणी या दक्कन शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इसका चित्रण संभवतः नसीरगंज 1748 से 50 के शासनकाल में हुआ, जो अपने पिता आसिफ जहां फर्स्ट की मृत्यु के बाद हैदराबाद की गद्दी पर बैठा। यह चित्रकला रोमानी जोश के कलात्मक तत्वों के एक आदर्श मिश्रण तथा हैदराबाद शैली के लघु चित्रों का उत्कृष्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर में। बाकी ये भी उसका पार्ट नहीं है, ये भी पार्ट नहीं, ये भी पार्ट नहीं, अहमदनगर ही सही होगा। दक्कन शैली का 3 कला की दृष्टि से 3 फेमस रहा है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। डिस्क्रिप्शन है अहमदनगर का शासक मुर्तज ने अपने राज्यकाल 1565 से 69 ईस्वी में अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ का चित्रण करवाए थे। इस ग्रंथ में मालवा के चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है, जो ईरानी है। यह ग्रंथ भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे में संग्रहित है, पुणे में संग्रह है। इस ग्रंथ में 12 चित्र हैं। टोटल कितनी पेंटिंग्स है? 12 पेंटिंग है, जो अधिकांश युद्ध दृश्यों से संबंधित है। इसमें एक चित्र गोलकुंडा बनी बेगम के विवाह से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसका कोई एग्जैक्ट उत्तर नहीं बताए थे। ए उत्तर माने, सॉरी, इसका ए। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रमांक बताइए। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। देखिए अहमदनगर है महाराष्ट्र में, बीजापुर है कर्नाटक में और गोलकुंडा तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है, दक्कन शैली के चित्र केंद्र
का सही क्रम है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किए। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्णा खन्ना की जो पेंटिंग है दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। काफी फेमस है कृष्णा खन्ना, बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन है कृष्णा खन्ना की चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बैंड वालास, फोटोग्राफी की तैयारी, गेम श्रृंखला, बालकनी आदि कृष्णा खन्ना की प्रमुख कृति हैं, प्रमुख चित्र हैं। वॉश चित्र शैली किससे संबंधित है? वॉश चित्र शैली राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। जय झरोटिया फेमस प्रिंट मेकर हैं, सिल्क स्क्रीन में काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बद्रीनाथ आर्य के शिष्य राजेंद्र प्रसाद हैं। बद्रीनाथ आर्य जो काफी फेमस रहे हैं सांवरी पेंटिंग के लिए। ये पी कहाँ एक इनकी पेंटिंग है, और ये वॉश बद्रीनाथ आर्य बेसिकली वॉश टेक्निक में ये काम करते थे। नेक्स्ट इनके स्टूडेंट थे राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजों कला गुरुओं द्वारा की गई वॉश चित्रण विधा की पूरी यात्रा से आगे बढ़कर विषय और टेक्निक प्रयोग किए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में गोरखपुर जिले के बस्टौली ग्राम मीन्स कैंपियरगंज तहसील में हुआ था। इनकी कला शिक्षा कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में हुई। कालकाचार्य बद्रीनाथ आर्य के सानिध्य में किए गए कार्यों की गति के कारण लंबे समय तक राजेंद्र प्रसाद ने वॉश परंपरा को समृद्ध किया, पर 20वीं शताब्दी के अंत दशक में बुद्धत्व की ओर मुड़े और एक नई शैली में काम करने लगे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन से हैं? अच्छे वॉश चित्रकार हैं, देखिए एस जी श्रीखंडे तो हो ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ये फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। अच्छे चित्रकार हैं सुखवीर सिंघल यूपी के कलाकार हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुखवीर सिंह सिंघल हरिहर लाल मेड और श्री राम वैश्य। नित्यानंद महापात्रा, ए एन सेन, एन के मिश्र, विश्वनाथ मुखर्जी, बी एन जिज्जा, पुरंजय बनर्जी, पी आर रॉय, ए डी थॉमस और विश्वनाथ मुखर्जी, आर सी साधी इत्यादि लखनऊ वॉश शैली के प्रमुख चित्रकार थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय का। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बाड़गांव नामक स्थान पर स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने, देखिए कुमार गुप्त बिलोंग करते हैं गुप्त काल से। इन्होंने 415 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमार गुप्त। कब किए थे? 415। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय सेम क्वेश्चन है, कहाँ पर है? बिहार में है। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र है। डिस्क्रिप्शन है शांति निकेतन का। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित यह रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि थी। यह वीरभूम जिले के एक छोटे से कस्बे बोलपुर के निकट स्थित है।
शांति निकेतन पहले एक स्थानीय डकैत भूबन डंगा के नाम से जाना जाता था। 1951 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय का चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं उस टाइम। शांति निकेतन पौष मेला, दिसंबर जयदेव मेला और बसंत उत्सव और फकीर बाउल गायकों के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी, सत्यजीत रॉय और अमर्त्य सेन इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्यार्थी मीन्स यहाँ के स्टूडेंट थे। शांति निकेतन किस जनपद में है? शांति निकेतन है वीरभूमि जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। फेमस आर्टिस्ट है जोगेन चौधरी। डिस्क्रिप्शन है जोगेन चौधरी का प्रिय माध्यम स्याही और पेस्टल ही है। शांति निकेतन पहुंचकर उन्होंने टेम्परा और तेल रंगों में भी काम किया है, पर जोगेन चौधरी का चित्र भाषा जो रहा है वो काला रंग, स्याही और पेस्टल से ही जन्म लेती है। इनकी चित्रकला में रेखांकनों का अपना एक अलग और विशिष्ट महत्व होता है। इन रेखांकनों में यथार्थ मीन्स रियलिस्टिक, अति यथार्थ में सरलिज्म सब अपने ढंग से आ गया है। एक समय जोगेन फ्रायड सरीखे विचारों से सिगमंड फ्रायड से इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। ठीक, सिगमंड फ्रायड इन्हीं के अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, इनकी ही थ्योरी से सरलिज्म आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट में ड्रीमी लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधाबाई पत्नी है। जोधाबाई किसकी पत्नी है? अकबर। इसका डिस्क्रिप्शन है, अकबर ने आमेर के राजा बिहारीमल मीन्स भारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई से सांभर में 6 फरवरी 1562 ईस्वी को विवाह किए। यह अकबर का प्रथम राजदूत कन्या से विवाह हुआ था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम मीन्स जहांगीर का जन्म हुआ। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर फेमस रहा है माउंट आबू वाला, जो मकराना मार्बल से बनाया गया है, जैन धर्म से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू मीन्स सिरोही राजस्थान में स्थित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल शाही मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विमल शाही मंदिर। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 के टाइम ड्यूरेशन में सामंत विमल शाह ने इसे बनवाए थे। यहाँ के मंदिर संगमरमर मकराना मार्बल के उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित हैं। 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? दिलवाड़ा के मंदिर की बात हो रही है, विमल शाह ने बनवाया है। टाइम भी याद रखिएगा, 1031 मीन्स 1031। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बनाया गया है? मार्बल से बनाया गया है, संगमरमर से। दिलवाड़ा मंदिर है इसका किसका है? दिलवाड़ा मंदिर है संगमरमर मूर्तिकला। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? महामृत्युंजय मंदिर है जागेश्वर में। डिस्क्रिप्शन है, कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में स्थित है। नागेश दास कावने के अनुसार
भारतवर्ष के प्रसिद्ध 12 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के महामृत्युंजय मंदिर में स्थित है। जागेश्वर अनेक मंदिरों के पुंज का सामूहिक नाम है, जिसमें जगन्नाथ, महामृत्युंजय, दांडेश्वर, वृषजागेश्वर, कोटेश्वर, बटेश्वर और कलेश्वर आदि मंदिर प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी? गीता धाम की स्थापना किए थे यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त है? ये अभी 2000 कह रही हूँ, अभी जो इसका एनवीएस का पेपर हुआ था, एनवीएस 2022, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया है। मदर एंड चाइल्ड के स्कल्प्टर है विमल शाह मंदिर, माउंट आबू में। पूछा गया था किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विमल शाह मीन्स या विमल शाही मंदिर में मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु की मूर्ति है। इस मूर्ति में माँ सुखासन पर बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? सुखासन पर बैठी हैं। उसका दायां पैर नीचे लटक रहा है और बाएं पैर आसन में मुड़े हुए हैं, लाइक कुछ इस तरह से। ये ऐसे आसन में बैठी हैं। ये सरस्वती जी है, फील कीजिए, ये इनका फेस हो गया, ऐसे बैठी हुई, ये साड़ी वाड़ी पहनी है, ठीक। और इनका एक पैर ऐसे मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर ऐसे लटक रहा है आसन में, ठीक। तो ये कहा जा रहा है कि आसन में एक पैर नीचे लटक रहा है और बायां पैर आसन में, ये आसन वाला मुद्रा होता है, आसन में है। उसके चेहरे पर मातृत्व का भाव नजर आ रहा है। वह बाएं हाथ में एक बच्चा लिए हुए और दाहिने हाथ में पेड़, कमल और तथा चिड़ियों से सुंदर आच्छादित है। बाएं हाथ से वह बच्चे को अपना स्तन दिखा रही हैं। बच्चा अपनी माँ के चेहरे को देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में कालिका माता मंदिर, कौन सा मंदिर है? कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चित्तौड़ के मंदिर की बात हो रही है कि कालिका माता मंदिर का निर्माण करवाए थे मानभंगा। इसका डिस्क्रिप्शन है, चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण राजा मानभंगा द्वारा किया गया, जो गृहरियु जाति का है। यह सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। इस मंदिर में पंचरथ, गर्भगृह, मंडप, अभ्यंतरीय या प्रदक्षिणा पद और द्वार मंडप बने हुए हैं। दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को कहा जाता है? तेजपाल मंदिर के बड़े अलंकृत छत को क्या कहा जाता है? रंग मंडप पर कटोरक, लाइक कुछ इस तरह से एज्यूम कीजिए, इस तरह से है। और इसे क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है रंग मंडप पर कटोरक। डिस्क्रिप्शन है, दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की छत अत्यंत आकर्षक और ध्यान खींचने वाली है। इनकी प्रमुख बड़ी छत, जिसमें रंग मंडप का कटोच कहा जाता है, विशेष दार्शनिक है। इसमें यह स्तंभों के बीच लगे तोरणों की कारीगरी बेमिसाल है। दिलवाड़ा के अधिकांश देवालय की प्रतिमाओं से सुशोभित है। क्या सुशोभित है बताना है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बात हो रही है तो बस आंख बंद करके आ जाइए आदिनाथ और ऋषभनाथ के पास, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से नहीं है, ये भी जैन धर्म से नहीं, ये भी जैन धर्म से नहीं है, ये तीनों है हिंदू धर्म से। और यहाँ जैन धर्म के बारे में बात हो रही है। बी इज द राइट आंसर। उषा रानी हुजा। उषा रानी हुजा काफी फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूर्ति शिल्पों पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? हेनरी मूर का प्रभाव है। हेनरी मूर बिलोंग करते हैं आपके यूरोपियन स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन है उषा रानी हुजा का, उषा रानी हुजा के
मूर्ति शिल्पों में हेनरी मूर और एक्टीन मोलेल जिसे बोलते हैं मॉलेल का प्रभाव दिखाई पड़ा है, लेकिन वह अपनी कला की बुनियादी प्रेरणा मानवीय गतिविधियों को मानती थी। इनके विषय श्रमिक, खिलाड़ी, नर्तक, कृषक आदि। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? चित्रकला का संबंध है कर्म से, काम। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? चित्रकला का संबंध है काम से। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय सांस्कृतिक में 4 प्रकार के पुरुषार्थ लाइक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा की गई है। इनमें चित्रकला का कर्म से, काम से महत्व है। एक बात और कहना चाहूंगी, कहीं कहीं पे ये धर्म करेक्ट कराया जा रहा है और कहीं पे काम, तो मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है? किस तत्व का कोई भी स्थान नहीं है? तर्क मीन्स लॉजिक का कोई भी स्थान नहीं है। किसमें? लोक कला में। लॉजिक का यूज़ कहाँ करते हैं? लॉजिकल पेंटिंग तो लाइक अगर कंसेप्चुअल पेंटिंग जब हमें बनानी होती है, कंसेप्चुअल, वहाँ पे लॉजिक का यूज़ किया जाता है। और लोक कला की बात हो रही है तो लोक कला में नव्य सृजनता मीन्स क्रिएटिविटी। सृजनता कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है, तो ये है क्रिएटिविटी। लाइक एक आर्टिस्ट में ये खूबियाँ होती है ना, वो अपने पेंटिंग्स को कुछ क्रिएटिविटी कैप्चर से कंपोज करें। और थर्ड उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदना क्या है? गुदना क्या है? तो गुदना एक लोक कला है। गुदना फेमस कहाँ की है? तो फेमस है बिहार की। ठीक। डिस्क्रिप्शन है, गुदना मीन्स टैटूइंग, टैटू आर्ट कह लें, एक लोक कला है जिसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की स्त्रियां, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां देवी देवताओं अथवा अपने पति या सास के नाम से गुदना गुदवाती हैं। अरे आपने देखा होगा कि वो हाथ वाथ पे जो टैटू नहीं, जो ब्लूइश इफेक्ट हो जाता है, नीला या ग्रीनिश, तो वो जो टैटू बनता है उसे ही गुदना कहा जाता है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। सो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। पक्षियों के प्रति प्रेम, मंगल कामना का, ये उल्लास और कोमलता का। सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी का आपको इसमें मिल जाएगा लोक कला में देखने को। सरस्वती चौकी। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? सरस्वती चौकी पटना की लोक कला का प्रमुख प्रतिनिधित्व ये लोक कला है। सरस्वती चौकी याद रखिएगा। लोक कला बेसिकली होता क्या है? तो फोक आर्ट। फोक आर्ट जो गांव विलेजेस में लोकल ट्रेडिशंस कुछ डिपिक्ट किया जाता है उसे फोक आर्ट कहते हैं। इनकी ऑन क्रिएशन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सरस्वती चौकी कुमाऊं की लोक कला है। यह फर्श पर निर्मित होती है। यह वृत्त के रूप में होती है। वृत्त के रूप में होती है इस तरह से। मुख्य दैविक शक्तियों को त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह त्रिभुज 16 कमल दल से आवृत होता है। इसके चारों ओर बिंदु या वृत्त बनाए जाते हैं। कभी कभी सरस्वती को पंचभुजाकार तारे से भी चित्रित किया जाता है अथवा जनेऊ धारण करवाया जाता है। सरस्वती चौकी में परम सत्ता के किस रूप में दर्शाया गया? परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? सो राइट आंसर इज डी, बिंदु के रूप में। बिंदु के रूप में सरस्वती चौकी को परम सत्ता के रूप में दर्शाया गया है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी बिहार की लोक कला है। बिहार के मिथिला नामक ग्राम की। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मधुबनी की। मधुबनी बिहार की लोक कला है। बिहार के पिपरिया के ग्राम अंचलों में इस सरल एवं लयात्मक चित्रकारी की सांस्कृतिक यद्यपि काफी पहले से प्रचलित रही है। मधुबनी के लोकप्रिय चित्र
प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग्स किस कलर से बनाए जाते हैं? नेचुरल कलर से, प्राकृतिक रंगों से। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी में प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर्स का। अभी 2021 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी लोक चित्र कला किस देश की है? मधुबनी लोक चित्र कला है बिहार की। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? भारत के बिहार प्रांत से संबंधित है। बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई? जितवारपुर। डिस्क्रिप्शन है मधुबनी कला शैली मुख्य रूप से जितवारपुर ब्राह्मण बाहुल और रत्नी मीन्स कायस्थ बाहुल गांव की पारंपरिक कला है। यह कला बिहार राज्य के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा नेपाल के कुछ प्रांतों की समृद्ध पारंपरिक कला है। मान्यता है कि मिथिला नरेश राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। उन्होंने अपने राज्य के कलाकारों को बुलवाकर पूरे नगर को चित्र से सुसज्जित करने और महल तथा नगर के दीवारों को रंगीन चित्रों से सजाने का आदेश दिए थे। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित हैं? जमुना देवी के बारे में बात हो रही है। जमुना देवी मधुबनी लोक कला से प्रेरित हैं। डिस्क्रिप्शन है जमुना देवी मधुबनी कला से संबंधित हैं। संबंध है इनके अतिरिक्त शांति देवी, जगदम्बा देवी और घोद देवी, सीता देवी इत्यादि इस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। फूलमा और कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं। फूलमा और कालीन के बारे में बात हो रही है भूटिया जनजाति में। गुजरात की लोक कला कौन सी है? गुजरात की लोक कला है साथिया। देखिए रंगोली है महाराष्ट्र की, कलमकारी है आंध्र प्रदेश की, वर्ली भी महाराष्ट्र की है, ठीक, और साथिया है गुजरात की। देखिए लोक कला दिया हुआ है प्रांत और लोक कला के नाम। महाराष्ट्र का फेमस है रंगोली, बहुत फेमस है। गुजरात का बहुत फेमस साथिया, उत्तर प्रदेश का चौक पूरना, राजस्थान का मांडना और उत्तराखंड का आपना। आपना और अर्पना में, अल्पना में डिफरेंस समझिएगा। देखिए आपना राज्य उत्तराखंड का है और बंगाल का अल्पना है, क्योंकि इसमें तो अक्सर मुझे भी कंफ्यूजन होने लगता है थोड़ा कि अल्पना कहाँ की होगी और आपना। आपना से याद रखिए आपना उत्तराखंड में अपनापन है और बंगाल में अल्पना है। इस तरह से लर्न कर लीजिए। अब बिहार में है अघनन। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसे अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है पहली और दूसरी मिलान करना है। मधुबनी फेमस है बिहार की, फट पेंटिंग राजस्थान, वर्ली महाराष्ट्र, पट पेंटिंग उड़ीसा। सो राइट आंसर इज डी। यहाँ पर आप सीक्वेंस भी देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मधुबनी बिहार, फट राजस्थान, वर्ली महाराष्ट्र, पटचित्र उड़ीसा। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध कहाँ से? वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की फेमस रही है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में बनाई जाती है, कुछ इस तरह की वर्ली आर्ट होती है। लाइक ये वाला शेप होता है, देखा होगा आप लोगों ने। वर्ली आर्ट काफ़ी प्यारे प्यारे से इनको कंपोस्ट करते हैं इनके लोकल सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। इस चित्रकारी भित्ति चित्र का प्रयोग कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है, डेकोरेट करने के लिए वॉल्स वगैरह पर वर्ली आर्ट करते हैं। वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य की फेमस रही है? वर्ली महाराष्ट्र की बहुत फेमस रही है।
पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? पिरामिडों का देश कहा जाता है इजिप्ट मीन्स मिस्र को। बहुत फेमस पिरामिड है ये 3 पिरामिड। खुफरे, खफरे, मैनकुरे। खुफरे, ये खुफरे हो गया सबसे बड़ा, मैनकुरे जो है वो सबसे छोटा है, और सेंटर में है खफरे। खुफरे, खफरे, मैनकुरे। और यहीं पे एक टाइगर बना हुआ है स्फिंक्स, जिसका बॉडी है ह्यूमन बीइंग का, इंसान का, लेकिन उसकी जो सॉरी बॉडी जो है वो लॉयन की है, लेकिन फेस किसका है? ह्यूमन बीइंग का है, इंसान का। तो इस तरह का बनाया गया है लॉयन। ये कहा जाता है कि ये जो लॉयन है ये इन तीनों पिरामिड का देख रेख कर रहे हैं, इनकी सेफली के लिए बनाया गया। ये उनका बिलीव है, ऑन बिलीव, क्योंकि पिरामिड बनता क्यों था? तो ये था कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है। किसके थ्रू? इनके इजिप्शियन के थ्रू। इजिप्शियन का थॉट्स होता था ना कि आफ्टर डेथ एक लाइफ होती है, तो उन्होंने पिरामिड बनाए। एक ग्रेव होता है बेसिकली पिरामिड, ग्रेव कब्र। कब्र के अंदर जो उनकी डेड बॉडी होती है, ममीज, मम्मी को रखने के बाद उसके साथ सारे राशन की चीज़ें, सारे मटेरियल्स उसमें अवेलेबल होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका ये है कि जब वो अंदर वो जिंदा होंगे तो सारे मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, ऐसा उनका बिलीफ था, तो उन्होंने ये पिरामिड्स कैप्चर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? पिरामिडों का देश कहा जाता है इजिप्ट, मिस्र को। कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है? गीजा की पिरामिड, गीजा में ही है ये खुफरे, खफरे और मैनकुरे, याद रखिएगा। पूछ भी सकता है कौन सा पिरामिड छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सेंटर में है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। गीजा का पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह मिस्र में स्थित है। पिरामिड शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द पीर एम एस से हुई है। इसका अर्थ होता है बड़ी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले कोई निर्माण है। इसी से यूनान भाषा के शब्द पिरामिड का निर्धारण किया गया। पिरामिड शब्द मूलतः यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिला है, पीरा प्लस मिरोस से। पीरा का अर्थ होता है अग्नि, मिरोट का अर्थ होता है मापन। वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि क्यों प्रसिद्ध रहा है? वीरभूमि प्रसिद्ध रहा है टेराकोटा मंदिरों के लिए। डिस्क्रिप्शन है, पश्चिम बंगाल में स्थित वीरभूमि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लाल मिट्टी की भूमि भी कहते हैं। यह पर्यटन तथा धातु एवं मिट्टी के बर्तनों के लिए भी किया जाता है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था? जियस। डिस्क्रिप्शन है, प्राचीन यूनान मीन्स ग्रीक में ओलंपिक खेलों का आयोजन इसकी राजधानी एथेंस में 776 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यह खेल यूनान के देवता जियस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1876 ईस्वी में हुआ था। भारत में ओलंपिक के इतिहास में प्रथम बार 1928 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता था। टराजन का स्तंभ किसका स्तंभ है? टराजन का स्तंभ है। किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है टराजन का स्तंभ? सो राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी, रोम। टराजन का स्तंभ रोम से बिलोंग करता है। डिस्क्रिप्शन है, टराजन का स्तंभ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम ऑफ टराजन। कॉलम ऑफ टराजन एक रोमन विजयी स्तंभ है जो डैशियन युद्धों में रोमन सम्राट टराजन की जीत की याद दिलाती है। ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार थे फिदियास। फिदियास बहुत फेमस है ग्रीक आर्ट में। डिस्क्रिप्शन है फिदियास का, फिदियास ग्रीक कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। वह एरिक संप्रदाय से संबंधित। टराजन का स्तंभ किस
सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है। टराजन का संबंध है रोम से। डिस्क्रिप्शन है, टराजन का संबंध इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम्स ऑफ टराजन, एक रोमन विजयी स्तंभ है जो डेशियन युद्धों में रोमन सम्राट टराजन की जीत की याद दिलाता है। ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार था। ग्रीक कला के प्रसिद्ध कलाकार थे फिदियास। डिस्क्रिप्शन है, फिदियास ग्रीक कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने एथेना, वो एथेना का मंदिर है तो एथेना नाइकी की प्रतिमा फिदियास है। वह ग्रीक संप्रदाय से संबंधित थे। इसने शिष्यों के साथ मिलकर एक्रोपोलिस सहित कई भवनों की मूर्तियां बनाई। एक्रोपोलिस, प्रोपोलाइया। एक्रोपोलिस उसका मेन प्रोपोलाइया दरवाजा है, एक्रोपोलिस का मतलब होता है ऊंचा, वहां पर एक बनाया गया मंदिर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरान संबंधित हैं। मायरान काफी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। किस आर्ट मूवमेंट के थे मायरान? तो मायरान थे ग्रीक आर्ट के। मायरान की काफी फेमस है ना डिस्कस थ्रो। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मायरान की। यूनान ग्रीक कला के श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता मायरान तथा पॉलीक्लिटस डिस्कोपोलस मायरान की एक प्रसिद्ध कृति है। बहुत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो कुछ इस तरह से वो होता है गेम, ये स्टैचू होती है उनकी, ये खड़े हैं वो, ये डिस्कस थ्रो फेंक रहे हैं, ठीक। मायरान की एक प्रसिद्ध कृति है। कहा जाता है कि मायरान द्वारा निर्मित कांस्य की गाय को वास्तविक गाय समझकर एक बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। मतलब उन्होंने इतना नेचुरल बनाया है, इस पेंटिंग में ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन है, निम्नलिखित में से नर्तक कौन है? नर्तक के बारे में बात हो रही है। नर्तक कौन है? नर्तक है बिरजू महाराज। डिस्क्रिप्शन है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। उन्होंने कथक के साथ कई प्रयोग किए। फिल्मों के लिए कोरियोग्राफर भी किया, इन्होंने कोरियोग्राफी भी किया। उन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान व फिल्म विश्व रूपम में बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड इन्हें दिया गया था। नृत्यांगना सुधा चंद्र की फिल्म है। नृत्यांगना सुधा चंद्र की फिल्म है नाचे मयूरी। डिस्क्रिप्शन है, फिल्म नाचे मयूरी को 1986 में प्रदर्शित किया गया। यह तेलुगु फिल्म मयूरी जो वर्ष 1984 ईस्वी में बनी थी का हिंदी रूपांतरण थी। इस फिल्म में भारतनाट्यम की नृत्यांगना सुधा चंद्रन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे अमिताभ बच्चन थे। कौन बनेगा करोड़पति से डायरेक्टली अमिताभ बच्चन पे ही माइंड सेट हो जाता है कि हाँ वो ही थे। कौन बनेगा करोड़पति भारत का एक रियलिटी शो है। इसका पहला प्रसारण 2000 में हुआ था। इसके सूत्रधार होस्ट मेजबान अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11 के सत्र के मेजबान हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, यूनेस्को। यूनेस्को देती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की
इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी सकता है, आया भी हुआ है, पेरिस में है। और 1946 में यूनेस्को के सदस्य देश भारत बने थे। गठन हुआ था 45 में, 1 साल बाद भारत उसके। बाहाउस स्थित है। बाहाउस कहाँ स्थित है? विमरनगर, जर्मन में। बाहाउस का मतलब होता है बनाओ घर। एक ही घर में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का एजुकेशन देना, उसे ही बाहाउस कहते हैं। और इसके फाउंडर थे वॉल्टर ग्रोपियर। वॉल्टर ग्रोपियर क्या थे? फाउंडर थे, जन्मदाता थे। ठीक है। और बाहाउस के टीचर भी देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आया था, पूछा गया था बाहाउस के टीचर। तो पाउल क्ली, यहाँ पे वॉल्टर ग्रोपियर ने पाउल क्ली को इनवाइट किया था एज ए टीचर यहाँ पे टीचिंग कराने के लिए। और मोहिली नेगी हैं। मोहिली नेगी ने यहाँ पे कैटलॉग डिजाइन किए हैं बाहाउस में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1919 में जर्मन में वाल्टर ग्रोपियर कला संस्था के प्रमुख वास्तुकला कलाकार वाल्टर ग्रोपियर के नेतृत्व में बाहाउस स्कूल की स्थापना हुई। बाहाउस का प्रमुख उद्देश्य चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का समन्वय करके स्वाभाविक व पोषक वातावरण के कला निर्मित करना था। इसके अतिरिक्त जबकि सैद्धांतिक विचार व प्रत्याशिक प्रयोग का समन्वय, माध्यम केंद्रित सर्जन, औद्योगिक व यांत्रिक विकास की संभावनाएं को ध्यान में रखकर कला निर्मित उसके अन्य उद्देश्य थे। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किए? हिमालय पेंटिंग बनाए थे निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में रूस में रशियन आर्टिस्ट हैं, काफ़ी फेमस हैं लैंडस्केप के लिए। इनको बोला जाता है मास्टर ऑफ माउंटेन। अगर पूछा जाए कि मास्टर ऑफ माउंटेन किस कलाकार को कहा जाता है, मास्टर ऑफ माउंटेन कहा जाता है निकोलस रोरिक को। और निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर भी कहा जाता है, मैजिकल कलर ऑफ आर्टिस्ट। नेक्स्ट है इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रसिद्ध रूसी पूर्व में सोवियत संघ चित्रकार निकोलस रोरिक लंबे समय तक भारत में रहे। 1928 ईस्वी में हिमालय के सम्मुख आए। इसके अनुपम सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष कुल्लू घाटी व्यतीत किए। यहीं पर उन्होंने अनेक दृश्य चित्र लाइक प्राकृतिक दृश्य चित्र भी बनाए, जिसमें हिमालयस का चित्रण उन्होंने किया है। निकोलस रोरिक के सम्मान में 1929 में अमेरिका में 29 मंजिल भवन बनवाया गया। निकोलस रोरिक का देखिए रोरिक संग्रहालय भी अमेरिका में ही है। कुल्लू घाटी के एक गांव नगर में रोरिक संग्रहालय बना और रोरिक संग्रहालय अमेरिका में भी है। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गए थे। निकोलस रोरिक। मास्टर ऑफ माउंटेन किस कलाकार को कहा जाता है? निकोलस रोरिक को कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन है निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन मीन्स पहाड़ों का मास्टर कहा जाता है। उन्होंने भारत की प्राकृतिक वातावरण एवं हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को कैप्चर किए थे। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर ऑफ माउंटेन नेम से निकोलस रोरिक जाने जाते हैं। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित पहचानना है, कौन नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री अजमत अली खां सितार वादक, ये वाला राइट हो जाएगा।
क्योंकि अजमत अली खां क्या थे, तो वो थे सरोद वादक, सरोद वादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मंसूर पक्षी, मंसूर पक्षियों के लिए फेमस है, इनके बाज पक्षी बहुत फेमस है। जहांगीर टाइम के फेमस आर्टिस्ट हैं। रामदास गढ़वाल शैली से प्रणेता प्रणेता लिए थे। और नेक्स्ट है मनोहर रामायण, तो मनोहर भी करेक्ट हो जाएंगे। कुशन लाल समुद्र के चित्रकार हैं, कुशन लाल भी करेक्ट हो जाएंगे। सो बी इज द राइट आंसर। रामदास गढ़वाल शैली के चितेरा नहीं थे, प्रणेता नहीं थे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं रामदास की। रामदास मुगलकालीन चित्रकार थे। इनके नाम तैमूरनामा में चित्रित रणथंभौर के किले की घेराबंदी करने वाला चित्र में पाए जाते हैं। शेष युग्म सही है। गढ़वाल शैली के प्रणेता मोलाराम हैं, मोलाराम गढ़वाल के हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला का मूल प्रणेता स्रोत है। भारतीय कला के मूल प्रणेता स्रोत कौन सा है? धर्म है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में। अगर पूछा जाता है कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? यथार्थवादी, बताइए यथार्थवादी किस ग्रंथ में किया गया है? भरत मुनि की ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। और कला शब्द का सर्वप्रथम यूज मिलेगा आपको ऋग्वेद में। डिस्क्रिप्शन है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थान पर उल्लेखित है कि यथा कला यथा शफ यथ ऋण सन्नायमति। डॉक्टर विश्वांभर शरण पाठक शिल्प का शुभारंभ शीर्षक व्याख्यान वत्सल निधि व्याख्यान माला में बताते हैं। शफ ऋण का अर्थ होता है त्रुटित भाग, उसे दूर करते हुए यहाँ कला का प्रयोग कल्याणी के अर्थ में किया गया है। कला शब्द का प्रयोग सतपथ ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, संख्यायन ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ तथा अथर्ववेद में मिलता है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, प्रथम शताब्दी की है। न तज्जानम न तत्शीलम नशा विद्या नशा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई कला नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो जिसमें कला ना हो या जो कला ना हो। नेक्स्ट लाइन है कला शब्द क या ल, देखिए क और ल मिलाकर इन दोनों से मिलकर बना है। ये क का अर्थ होता है कामदेव सौंदर्य तथा आनंद, एवं ल का अर्थ होता है देना, सौंदर्य देना, उसे ही कला कहते हैं। वात्स्यायन का मीन्स एस्थेटिक को रिप्रेजेंट कीजिए, एस्थेटिक कैप्चर कीजिए, उसे ही कला कहते हैं। वात्स्यायन के कामासूत्र में तथा शुक्र नीति सार आदि ग्रंथों में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास है क्षेमेंद्र की, ये भी याद रखिएगा, उन्होंने 64 कलाओं का जिक्र किया है। उपयोगी कलाओं के नाम से संबोधित किए और उनका लक्ष्य अर्थ काम मोक्ष माना है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कला वास्तव में शिव तत्व की उपलब्धि के लिए सत्य सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शारीरिक या मानसिक कौशल जिनका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया गया हो वही कला है। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? कला शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है नाट्यशास्त्र में।
देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कला शब्द का प्रथम प्रयोग, कला शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, और यथार्थवादी प्रयोग हुआ है नाट्यशास्त्र में। यथार्थवादी, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं है तो आपको नियर अबाउट नाट्यशास्त्र ही करेक्ट करना होगा। तो दोनों को याद रखिए, क्योंकि आप एक दूसरे से रिलेट करके भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शन नहीं हो वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है, कलिय कर धातु से मिलकर बना है। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? शब्द से बताना है किस शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा के कल शब्द से हुई है। कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश है फिर के रूप में स्वीकार है। सो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, उपविधा। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किए? देखिए ये 8th क्लास में जब हम लोग थे तब ये वाला क्वेश्चन पढ़ा करते थे, है ना। राइट आंसर हो जाएगा मगहर। हिंदी के जीवन परिचय में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कबीरदास को मगहर में निर्वाण प्राप्ति हुई थी। इन्हीं के नाम पर मगहर से लगभग 7 किमी दूर पश्चिम में खलीलाबाद को जिला मुख्यालय बनाकर वर्ष 1997 में संत कबीर नगर जनपद का गठन हुआ। 1997, ये एज तो सभी को याद रहेगा क्योंकि इस टाइम में बहुत लोगों का बॉर्न हुआ होगा जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? रामायण के टाइम में बात हो रही है कि रामायण ग्रंथ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देख लीजिए कि रामायण ग्रंथ है किसकी। तो रामायण ग्रंथ है, ऑप्शन अभी रुक कर बताऊंगी क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामायण काल, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाते हैं। 500 बीसी का है, 500 बीसी। वाल्मीकि, वाल्मीकि इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है। वाल्मीकि का अर्थ होता है दमिक की दामी मिट्टी। इसमें उल्लेखनीय है कि अश्वमेध यज्ञ के समय सीता की स्वर्ण प्रतिमा मैं नामक शिल्पी ने बनाई। किसने बनाई? मैं नामक शिल्पी ने बनाई। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? मैं नामक शिल्पी ने जरूर बनाई, लेकिन ऑप्शन में तो मैं दिख नहीं रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा राम। अब क्यों राम होगा ये भी बताती हूँ। श्री राम के राजप्रसाद पर भित्ति चित्र बने थे। रामायण काल में सुंदर स्त्रियों के हाथिनियों, सुंदर जो स्त्रियां होती थी उनके कपोल पर हाथिनियों का चित्रांकन किया जाता था। लाइक ये फेस होती थी, यहाँ हाथिनियों का कपोल पे चित्रांकन होता था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? मैं नामक कलाकार ने बनाई थी राम के थ्रू। तो डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं था इसलिए राम करेक्ट करना पड़ा, और अगर मैं ऑप्शन में होगा तो मैं करेक्ट कीजिएगा। मैं शिल्पी थे वास्तव वो मूर्ति। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। रामायण में, रामायण के एक प्रसंग में यह उल्लेख है कि श्री राम ने अपने सहधर्मिणी सीता के स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। इन्होंने निर्माण कराया था मैं नामक शिल्पी से। देखिए यहाँ पर है ना, मैं नामक शिल्पी की अद्भुत देन है। भवभूति की उत्तर रामचरित में भी वर्णित है कि अश्वमेध यज्ञ के लिए श्री राम ने सीता के स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाए थे। इसलिए वहां राम करेक्ट हुआ क्योंकि निर्माण तो करवाए थे, मैं तो बनाए थे ना, लेकिन बनाने का काम किसने करवाया? राम जी तो ऑर्डर दिए थे तभी तो उन्होंने मैंने बनाया है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा बनाई? श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाए थे। अब बनाए कौन थे? आर्टिस्ट थे, स्कल्प्टर आर्टिस्ट, मूर्तिकार मैं नामक मूर्तिकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र
राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया? महाभारत के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया। महाभारत के बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। देखिए, महाभारत का एग्जैक्ट टाइम है 400 बीसी, 400 बीसी, और इसके राइटर हैं वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। और कलाकार, इस टाइम के जो चित्रकार हैं उनका नाम है मयासुर। कलाकार को भी याद रखिएगा, मयासुर। देखिए, रामायण में आपको कौन से कलाकार मिले थे? रामायण में मैं नामक शिल्पी मिले थे, मैं। और यहाँ पे कौन से मिले? महाभारत में, महाभारत में मयासुर मिले। दोनों में डिफरेंस भी समझिएगा, दोनों को ध्यान भी रखिएगा। देखिए, रामायण में जो मैं थे वो मूर्तिकार थे, और महाभारत में जो ये मयासुर हैं, मयासुर ये एक चित्रकार है, ये मूर्तिकार नहीं है, ये चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं। इसमें उल्लेख है कि राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था, चित्रलेखा ने बनाया था, एग्जैक्टली। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइंस है कि युधिष्ठिर के सभा भवन के चित्र मयासुर ने बनाए। मयासुर ने क्या बनाए? और देखिए, महाभारत में 19 प्रकार के रूप भेद का वर्णन किया गया। 19 प्रकार के किसका? रूप भेद का। 19 प्रकार के रूप भेद का वर्णन किया गया है महाभारत में। ठीक। अब महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक नाम था जय, जय संहिता। जय संहिता प्रारंभिक नाम था महाभारत का। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महाभारत के अनुसार वाड़ासुर की पुत्री उषा एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गईं। फिर सुबह उठकर उन्होंने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया, जिसे योगबल में महारत हासिल था। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने योगबल से अनिरुद्ध का चित्र बनवाया और उषा को गिफ्ट दे दिया, मतलब उषा को दे दी, दिखाएं कि ये वही है। नेक्स्ट है अमृता कला वीथिका। के शहर में अमृता कला वीथिका? गोरखपुर में है। अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। अमृता कला वीथिका गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से संबंध है। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है। आधुनिक नाम हो गया है कस्या। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध गया में इन्होंने अपनी एजुकेशन शिक्षा ली, लाइक हाँ शिक्षा लिए थे। और सारनाथ में प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किए? निर्वाण इन्होंने कुशीनगर